इस वीडियो में बताया गया हर प्रश्न आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, और यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे, तो विजिट कीजिए हमारे चैनल को और देखिए सारे वीडियोस को। बात करते हैं आज के हमारे सबसे पहले प्रश्न के बारे में। भाई ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हम आपको बार बार ये क्वेश्चंस बता रहे हैं। भाई सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Which one of the following statement is false? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य है। द लोएस्ट नेचुरल नंबर इज 0। सभी सत्य है। ऑल आर ट्रू। तो भाई इस प्रकार से हमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है। अब यहां पर देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स, वो क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 ये सब होते हैं। फिर हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स की, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अब यहां पर सबसे पहले आप देखिए आपको क्या दिया गया है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये सब यहां से शुरू हो रहे हैं और ये सब के सब पूर्ण संख्या में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भाई ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, लेकिन यहां पर हमें फॉल्स का पूछा गया है, गलत का पूछा गया है, तो ये हमारा नहीं होगा उत्तर। दूसरा बात करते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, यानी कि जितने भी होल नंबर्स हैं वे सब के सब इंटीजर है। जी हाँ, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स होते हैं आपके कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 यहां पर हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। जी हाँ, क्योंकि सारे के सारे जो होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सी बात करते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य है। जी नहीं, ये हमारा सही उत्तर हो गया, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है भाई? 1 है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। देखिए क्या कहता है आज का हमारा दूसरा प्रश्न। एक संख्या जब 119 से विभाजित होती है तो 19 शेषफल के रूप में देती है। यदि समान संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? पढ़ लीजिएगा बच्चों, इस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं, देखिएगा यहां पर जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है, कुछ भी मान लीजिए वो नंबर x है, उस x को जब 119 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक तो उसका क्वोशिएंट मिलता है, मतलब कि उसका भागफल मिलता है, और भागफल के साथ में 19 मिलता है, मतलब कि शेषफल। तो अब ये कह रहा है कि अगर उसी संख्या को x को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा, मतलब कि रिमाइंडर क्या बचेगा? भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ही मेथड है, एक ही सिंपलेस्ट मेथड है। क्या कहती है वो मेथड? कि जो नंबर आपको दिया गया है, मतलब कि जो रिमाइंडर आपको दिया गया है, उस रिमाइंडर में आप नए वाले नंबर से डिवाइड कीजिए। तो क्या बचा भाई? 19 के अंदर 17 का भाग दिया, एक बार भाग गया, 17 आया, 2 बचा, मतलब कि रिमाइंडर 2 बच जाता है। तो 2 हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई किस किस को समझ में नहीं आया बताइएगा मुझे। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तो भाई बच्चों बताइए तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बात करते हैं, 146 दिनों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से 1600 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, मतलब कि PTR अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मैंने आपको कुछ मेथड्स बताई थी जब मैंने आपको ये सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था, साधारण ब्याज वाला जब चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि इस PTR वाले फॉर्मूले में, मूलधन दर और समय वाले फॉर्मूले में, इस दर और समय की जो इकाई होती है, यूनिट, वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखिए समय हमें दिया गया है दिनों में 146 दिए गए हैं, और जो रेट दी गई है दर वो 6% प्रति वर्ष है।
6% प्रति वर्ष है। अब आप यहां पर देखिए, ये तो हो गए दिन, ये हो गया वर्ष, तो दोनों समांतर नहीं है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीधा का सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1600 गुणा में दर गुणा में समय। तो भाई ये गलत हो गया, आपने फॉर्मूला यूज करते ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। लेकिन हमें इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, देखिए, या तो फिर ये जो 146 दिया गया है इसको ईयर में कन्वर्ट कर दो, वर्ष में कन्वर्ट कर दो, या फिर इस 6% को दिन में कन्वर्ट कर दो। तो मैं क्या करता हूं, अब आप यहां पर जानते हैं एक साल जो होता है 1 ईयर, उसमें 365 दिन होते हैं। ओके, अब 146 में जब मैं 365 का भाग देता हूं तो मुझे साल मिल जाते हैं। ओके, 146 में 365 का भाग, तो मुझे साल मिल गया। ओके, ये हो गया ईयर्स, मतलब कि वर्ष हो गया। अब आप फॉर्मूले का यूज कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फॉर्मूले में सबसे पहले मूलधन है हमारे पास 1600 रुपए, तो 1600 रुपए गुणा में 6% गुणा में 146 बट्टा में 365, ये हो गया। अब बट्टा में आएगा 100, बट्टा में क्या आएगा 100, ये फॉर्मूले में दिया गया है। तो यहां पर 0 से 0 को काटिए। ओके, अब आप यहां पर क्या कीजिए, देखिए, अब आप 16 गुणा 6 गुणा 146 कीजिए और उसके अंदर 365 का भाग दीजिए। तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, एक सेकंड, इस चीज का हम जो है कैलकुलेटर का यूज करते हैं यहां पर, क्योंकि आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, तो कैलकुलेटर का यूज करते हैं यहां पर। तो क्या आता है भाई, 16 गुणा में 6 गुणा में 146 बट्टा में मुझे क्या करना है 365 ने यहां पर मैंने किया, तो 38.4 मुझे मिल रहा है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, वो एकदम सही उत्तर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 38.40 हमारा सही उत्तर हो रहा है। तो भाई बच्चों, यहां पर मैंने कैलकुलेटर का यूज किया है, लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैंने समय को बचाया है, लेकिन एग्जाम में ये जो है कैलकुलेशन, ये आपको खुद को कंप्लीट, मतलब कि ये 16 × 6 करना पड़ेगा, 146 से गुणा करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर 365 का भाग देना पड़ेगा, मतलब कि करीब 5 से 6 मिनट का समय आपका लग जाएगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चन वहां पर कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद ही सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। भाई यहां पर चौथा प्रश्न हमें क्या कहता है, यदि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है और लंबाई 50 मीटर है, यदि क्षेत्र की मूल चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बच्चों, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 200 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ इट्स 50 मीटर and the original breadth is increased by 2 meter, then find the new area। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर देखिए, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब क्या हुआ, जिसकी ओपोजिट साइड्स, जो ओपोजिट साइड्स मतलब कि जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो इक्वल है। ओके, तो अब यहां पर हमें क्या करना है कि इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिए, इसका फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 200 मीटर, लेकिन यहां पर देखिए उसकी लंबाई भी हमें दी गई है 50 मीटर। तो मैं लंबाई की जगह 50 मीटर गुणा में कर देता हूं चौड़ाई, बराबर में आ गया 200। यहां पर मैं क्या करता हूं, चौड़ाई बराबर 200 बट्टा 50, मतलब कि 4 मीटर। इसका मतलब उस क्षेत्रफल का जो ये क्षेत्र है, इसकी चौड़ाई क्या हो गई हमारे पास, 4 मीटर उसकी चौड़ाई हो गई। अब 4 मीटर की उसकी चौड़ाई है, 50 मीटर की उसकी लंबाई है। अब ये कह रहा है कि उसकी चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी गई है। अब पहले चौड़ाई थी 4 मीटर, अब चौड़ाई हो गई 4 + 2 मतलब कि 6 मीटर। तो अब उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। अब 6 मीटर चौड़ाई हो गई, 50 मीटर लंबाई हो गई, तो 50 × 6 क्या होता है 300 मीटर स्क्वायर, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। भाई 5वां प्रश्न हमें क्या कहता है, देखिए 5वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यदि किसी संख्या का 2/5 भाग का 3/4 174 है तो संख्या क्या है। इफ द 3/4 of 2/5 of a number is 174, then what is the numbers। भाई बच्चों बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा, फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्या है, वो नंबर मान लीजिए x है, एक नंबर x का 2/5 मतलब कि 2/5 से गुणा कीजिए, फिर है 3/4 मतलब कि 3/4, तो 3/4 से गुणा कीजिए, ये है हमारा 174, ये हमारे को 174 यहां पर दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कुल मिलाकर x और ये 3 है, इसको गुणा किया
5 और 2 को गुणा किया, 10 बराबर 174 हमें आ गया। तो 3x बराबर 174 और इसको गुणा कर दीजिए, इसको इस साइड लेके आते हैं तो 374 के पीछे 0 आ गया, x बराबर आ गया पट्टा में 3। अब मैंने भाग दिया, भाग गया 5 बार, पीछे बचा 2, 8 बार गया 80, 580 हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई बच्चों किस किस का ये उत्तर आ रहा था जल्दी से बताइए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, छठे प्रश्न की ओर। भाई क्या कहता है आज का हमारा छठा प्रश्न, देखिए 10 + 4 भाग 2 - 3 गुणा 2 + 4 भाग 2 गुणा 2 - 4 का सरलीकरण क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन हमें फाइंड आउट करना है। भाई यहां पर एक फॉर्मूला है बोर्ड मास की एक मेथड है, फॉर्मूला है, उसका यूज किया जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट मतलब कि कोष्टक को खोला जाएगा, फिर ऑफ मतलब कि का को खोला जाएगा, फिर भाग दिया जाएगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगी, फिर बाकी होगी। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए कोष्टक है नहीं, का यहां पर है नहीं, तो क्या है सबसे पहले भाग वाले, एक तो ये रहा, एक ये रहा। सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। तो ये जो है पहली संख्या, इसको वैसे के वैसे लिख दो, भाग दिया 4 के अंदर 2 का भाग दिया, 2 आ गया। माइनस में यहां पर देखिए ऐसे कैसे लिख दो, यहां पर इसके अंदर भाग दिया तो 2 आ गया, फिर माइनस का पीछे क्या है गुणा का 2 माइनस का 4। अब देखिए भाग के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, गुणा। तो 10 + 2 माइनस ये 6 हो गया, ये हो गया 4 - 4। अब इसके बाद हम जोड़ सॉल्व करते हैं, 12 माइनस का 10 माइनस का 4। ओके यहां पर ये माइनस का 10 नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस का 6 है और ये 4 है, तो कुल मिलाकर माइनस का 2 बच गया, माइनस का 2 पीछे बच गया। तो कुल मिलाकर क्या बच गया भाई, 12 में से 2 गए, पीछे बच गए 10, उसमें से 4 गए, पीछे बचे 6। हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। भाई बच्चों यार लाइक जरूर करो यार, इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो और अपना प्रश्न लिखकर बताइए क्या होगा। बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए 5:30 पर रवाना हुई और अगले दिन सुबह 7:36 बजे अमृतसर पहुंची। अमृतसर पहुंचने में कितना समय लगा। देखिए बच्चों इस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा आप। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्या कहता है। भाई बस रवाना हुई, कितने बजे रवाना हुई, 5:30 5:30 पर रवाना हुई रात के समय। ओके ये हुई रवाना। फिर ये क्या कह रहा है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7:36 पर वो पहुंच जाते हैं। तो आप सिंपल सी एक प्रोसेस का यूज कीजिए कि यहां पर आप जानते हैं कि रात के 5:30 से सुबह के 5:30 तक 12 घंटे होते हैं। रात के 7 बजे से सुबह के 7 12 घंटे होते हैं। मतलब कि अगर समय सेम है रात वाला और सुबह वाला तो बीच में 12 घंटे का फर्क रहता है। तो यहां पर आप देखिए सुबह के 5:30 से शाम के 5:30 के बीच में 12 घंटे तो भाई सीधे हो गए, लेकिन ये 7:36 पे पहुंच रहा है, मतलब कि 5:30 से बाद में पहुंच रहा है। तो यहां पर आप क्या कीजिए, 7:36 में से 5:30 को घटा दीजिए, तो भाई 6 मिनट तो ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए, भाई 2 घंटे 6 मिनट ये हो गए और 12 घंटे वो हो गए। तो 12 घंटे प्लस 2 घंटे और 6 मिनट, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, 14 घंटे और 6 मिनट हो जाते हैं। 14 घंटे और 6 मिनट हमारा उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 8वां प्रश्न। संख्या 30 के गुणनखंड हैं, द फैक्टर्स ऑफ 30 आर। भाई 30 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। 30 लिखा, 2 का भाग दिया 15 आया, 3 का भाग दिया 5 आया, 5 का भाग दिया 1 आया। भाई सबसे पहले तो हमें ये मिल गए इसके फैक्टर्स, लेकिन यहां पर देखिए गुणनखंड का पूछा गया है। यहां पर हमें गुणनखंड का पूछा गया है, ना कि अभाज्य गुणनखंड का। अगर यहां पर प्राइम फैक्टर्स का पूछा गया होता, अभाज्य गुणनखंड का पूछा गया होता तो हमारा आंसर ए था, लेकिन यहां पर गुणनखंड का पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन सी संख्या इसके अंदर भाग दे सकती है। तो भाई देखिए 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का भाग भी 30 के अंदर जाता है। 1 का, 2 का, 3 का, इसका और इसका, मतलब कि इन सभी का भाग जा रहा है। फिर देखिए 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 30 का भी जा रहा है, क्योंकि 30 के अंदर सभी का भाग जा रहा है। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाता है।
यहां पर बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि सर इसका आंसर ए होगा, लेकिन जिस बच्चे ने ए किया उसका गलत था, क्योंकि इसका सही आंसर डी है। क्योंकि यहां पर गुणनखंड का पूछा गया है, फैक्टर्स का पूछा गया है, मतलब कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 30 को डिवाइड कर सकते हैं, ना कि हमें प्राइम फैक्टर्स का पूछा गया है जो कि अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अगर ये पूछा गया होता तो हमारा आंसर ए ही होता, बाकी सारे गलत हो जाते। आइए बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में, 9वें प्रश्न के बारे में। भाई क्या कहता है 9वां प्रश्न, दो संख्याओं का मसअप 38 है और उनका लसअप 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि दो संख्याओं का लसअप गुणा मसअप, मतलब कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ जो होता है वो उन नंबर्स के गुणा के बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स के इक्वल होता है। भाई देखिए यहां पर हमें उन संख्याओं का मसअप दिया गया है 38, लसअप दिया गया है 98,154। ये इक्वल होता है किसके, दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। भाई एक नंबर है 1558 एंड सेकंड नंबर हमें पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। तो x का मान क्या होगा, 38 मल्टीप्लाइड बाई 98,154 डिवाइडेड बाई 1558। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो भाई हम फिर से कैलकुलेटर का यूज करते हैं। ये आ गया यहां पर कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हम करते हैं 38 मल्टीप्लाइड बाई 98,154। ओके, देन हमें डिवाइड करना है 1558 से। तो कुल मिलाकर आंसर आ गया 2394, जो कि हमारा सही उत्तर होता है 2394। भाई बच्चों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं यहां पर आपका और मेरा दोनों का समय बचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने कैलकुलेटर का यूज किया है। तो एग्जाम में आपको यह सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा, मतलब कि 2 से काट दो करते करते, मतलब कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है। बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। एक आदमी अपने दोस्त से 600 रुपए उधार लेता है। वह इसे 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ 8 महीनों के बाद वापस भुगतान करने के लिए सहमत होता है। वह कितनी राशि का भुगतान करेगा। ओके, अब देखिए बच्चों ये प्रश्न एक बार पढ़ लेना। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। भाई ये भी एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का। भाई देखिए इसमें मूलधन जो है हमारे पास, मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो है 600 रुपीज। क्या है भाई, 600 रुपए। दर की बात करते हैं, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं 8% प्रति वर्ष, 8% पर ईयर, ईयरली। ठीक है, फिर हम बात करते हैं समय, कितना समय लिया जाएगा। भाई समय की यहां पर बात हुई है 8 महीनों की, तो मैंने आपको बताया था ये यहां पर महीनों में दिया गया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वर्ष मतलब कि ईयर में दी गई है। तो 8 महीनों को ईयर में कन्वर्ट कर लो। एक ईयर बराबर 12 महीने होते हैं, तो 8 महीनों में 8/12 मतलब कि ये हो गया आपके हो गया 2 से भाग दिया 4 आया, 2 से भाग दिया 6 आया, 4 से भाग दिया 2 आया, 4 से भाग दिया 3 आया, 2/3 ईयर हो जाते हैं, 2/3 ईयर हो जाते हैं। फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फॉर्मूला हमें कहता है मूलधन गुणा समय गुणा दर। मूलधन है हमारे पास 600 रुपए, समय है हमारे पास 2/3 साल, और दर है हमारे पास 8 बटा में करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल। यहां पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 दूने 4 और 8 चौक 32 रुपए का इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, और 600 रुपए कुल थे। तो 600 प्लस 32 मतलब कि 632 रुपए कुल मिलाकर वो देगा, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है, कितनी राशि का भुगतान करेगा, ना कि हमें साधारण ब्याज पूछा गया है। बहुत से बच्चे कर देते हैं ए हमारा सही है, लेकिन ए सही नहीं है, ए तो साधारण ब्याज है, लेकिन यहां पर हमें कुल राशि पूछी गई है। कुल राशि कितनी देगा, तो भाई वो साधारण ब्याज में उसका जो मूलधन था उसको जोड़ दो, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। भाई किस किस को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लाइक जिसने नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर दें, और नवोदय विद्यालय का फुल कोर्स के लिए हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और अपना फुल कोर्स रजिस्टर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
क्या आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल करें नवोदय विद्यालय के ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, जहां पर आपको नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल हर एग्जाम का एक कोर्स देखने को मिलेगा। अभी अपना कोर्स रजिस्टर करें और देखें ढेर सारी वीडियोस, लास्ट ईयर पेपर, मॉडल पेपर और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल। तो अभी इंस्टॉल करें और देखें इस वीडियो को और भी बहुत सारे वीडियोस को सबसे पहले। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योत जलाएंगे। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योत जलाएंगे।